So we are studying the Indian Penal Code 1860, जिसमें कि हम जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 कंप्लीट टॉपिक हम कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, एक सिंपल सा क्वेश्चन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट whom, है ना? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट our own body and body only, our own property only, others body and property, and all of the above, that is अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, दूसरे की बॉडी एंड प्रॉपर्टी, सबके लिए। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट whom? अगेंस्ट ओन बॉडी, अगेंस्ट ओन प्रॉपर्टी, अगेंस्ट अदर्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी, एंड the fourth one is all of the above. So just mention the correct answer in the chat box. What do you think? Then we will continue with the topic. Abhishek said option number D, that is private defense can be available for own body, others body, own property, others property, for everyone. Fine. And that is absolutely correct answer actually. तो अब हम अपने कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास के साथ में। हमेशा याद रखें, जब बात आती है प्राइवेट डिफेंस की, सो द प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल अगेंस्ट आवर ओन बॉडी एज वेल एज ओन प्रॉपर्टी, अगेंस्ट अदर्स बॉडी एज वेल एज अगेंस्ट अदर्स प्रॉपर्टी। आपके सामने अगर किसी और के साथ में कोई असॉल्ट हो रहा है, किसी के साथ में मारपीट हो रही है, कि आपके सामने कोई किसी के घर में चोरी कर रहा है, so in all these situations you have all the rights of private defense. Fine, let us start with that. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पार्ट सेक्शन 96 से लेकर 106 तक कवर करता है। सेक्शन 96 तो सिर्फ इतना बताता है, दैट इज एनीथिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस विल नॉट बी एन ऑफेंस। अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी करते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस। तो नथिंग मीन्स कुछ भी आप करते हैं प्राइवेट डिफेंस में तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ओके, सेक्शन 97 ये कहता है दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट में मिलेगा? अगेंस्ट द बॉडी भी मिलेगा और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी भी मिलेगा। अभी हमने जस्ट यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो सेक्शन 97 इसके बारे में बताता है, दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल अगेंस्ट द बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और सेक्शन 99 में से क्वेश्चन भी आता है ये। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन 99 बताता है कुछ एक्सेप्शंस। सेक्शन 99 बताता है कुछ ऐसी कंडीशंस जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। तो सेक्शन 99 के प्रोविजंस के अलावा कभी भी किसी भी कंडीशन में आप ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी के सेफगार्ड के लिए कुछ भी एक्ट परफॉर्म करते हैं, that will be covered under private defense and you will not be punishable for any of the offense. Fine. सेक्शन 98 को देखें क्या बताता है। सेक्शन 98 बताता है कि अगर आपके ऊपर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन ने कोई असॉल्ट किया है, किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन ने कोई अटैक किया है, तो क्या आपको उसके अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? आंसर इज क्लियर, यस। बिकॉज वैसे तो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो खुद जनरल एक्सेप्शन में कवर होता है। जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो खुद सेक्शन 84 के अकॉर्डिंगली एनीथिंग डन बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस। बट स्टिल हमें हमारी डिफेंस के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तो अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो सेक्शन 96 सिंपली बताता है एनीथिंग डन इज इन प्राइवेट डिफेंस विल नॉट बी एन ऑफेंस। 97 कहता है प्राइवेट डिफेंस बॉडी का भी होगा और प्रॉपर्टी का भी होगा। 98 कहता है कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड के पर्सन में भी होगा। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्शन 99। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 99 एक्सेप्शंस बताता है, या फिर कह सकते हैं सेक्शन 99 कुछ ऐसी कंडीशंस बताता है जिनमें अगर हम प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हेडिंग क्या डाला हुआ है? एक्ट्स अगेंस्ट विच, ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्ट्स जिसके अगेंस्ट में आपको कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलने वाला है। वो चीजें लिखी हैं सेक्शन 99 में। पढ़ते हैं इसको, इसमें से जरूर से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको ध्यान से पढ़ना है। देयर इज नो राइट, there is no right of private defense against an act which does not
reasonably cause the apprehension of death। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, दैट इज ऐसा कोई भी एक्ट जो कि आपको डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जहां पे आपके ऊपर आपकी डेथ होने का या फिर आपके ऊपर ग्रीवियस हर्ट होने का आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है। एनी अगेंस्ट द एक्ट्स व्हिच डज नॉट कॉज द एप्रीहेंशन, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आपकी डेथ कॉज होने की संभावनाएं क्रिएट नहीं कर रहा है, आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की संभावनाएं क्रिएट नहीं कर रहा है, ऐसे एक्शंस के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट, व्हिच काइंड ऑफ एक्ट, व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो इनडायरेक्टली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा एक्ट या एक्शन जो कि डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है। एप्रीहेंशन का मतलब ऐसी हमारे अंदर फीलिंग क्रिएट कर रहा है कि अरे हमारी डेथ हो सकती है, हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकती है इस एक्शन से। वो जो एक्ट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में ही प्राइवेट डिफेंस है। एक दूसरे एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हम इसको ऐसा ले सकते हैं। फर्दर देखिए, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अब बात ये आ रही है कि ये जो एक्ट था डेथ और ग्रीवियस हर्ट वाला, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा नहीं किया है, ये किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया, और वो पब्लिक सर्वेंट ने भी गुड फेथ में किया है एंड अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस किया है। यानी कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा कोई एक्शन करता है जो एक्शन ना तो आपको ग्रीवियस हर्ट करेगा ना ही आपको डेथ कॉज करेगा, तो ऐसे एक्शन के अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, जब कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए अगर आपको कोई ऐसा एक्शन करता है जो एक्शन ना तो आपकी डेथ कॉज कर रहा है ना ही आपकी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जो वो इल विल से कर रहा है, गुड फेथ में नहीं, इल विल से कर रहा है और विदाउट ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहा है, और ऐसे एक्शन से अगर आपको डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन है, तो आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आता है, आप राजी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं कि ठीक है आप अरेस्ट करना है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, वो अननेसेसरली आपके सामने बंदूक तान देता है, आपको गोली मारना चाह रहा है, तो ऐसे में आप उसके अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। बिकॉज जब आप कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, जब आपने किसी तरह का कोई हर्डल क्रिएट नहीं किया अरेस्ट में, तो फिर आपके अगेंस्ट में कोई अननेसेसरली फोर्स यूज करने का कहाँ राइट बनता है उस पब्लिक सर्वेंट का। सो व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस and that act does not create apprehension of death or grievous hurt, in that situation we do not get the right of private defense. Further, it is given as there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause again the apprehension of death or the grievous hurt if done or attempted to be done by the directions of public servant। इस बार public servant खुद तो नहीं कर रहा है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस में ये वर्क हो रहा है, और वो भी जो वर्क हो रहा है वो गुड फेथ में हो रहा है और इन द कलर ऑफ ऑफिस हो रहा है। अगेन देयर विल बी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज उसमें नहीं कर सकेंगे। फर्दर, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सपोज करें मैंने आपको फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूं, आधा घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा और तुम्हें मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आपके पास में पूरा आधा घंटे का समय है, आप इमीडिएटली फोन कट करके और 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से आप हेल्प डिमांड कर सकते हैं, आप खुद पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। इट मीन्स यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू गेट प्रोटेक्शन। ऐसी सिचुएशन में भी अब आप फिर वो आधा घंटे तक वेट करें, हाथ में बंदूक लेके दरवाजे के सामने बैठ जाएं कि जैसे ही वो पर्सन आएगा दरवाजा खोलते हम उसको गोली मार देंगे, ऐसा नहीं हो। यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का नहीं मिलेगा, क्योंकि
in this condition you was having sufficient time to recurse protection. आपके पास में प्रोटेक्शन लेने का पूरा पूरा समय मिल रहा था, पूरी अपॉर्चुनिटी थी, ऐसी सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तीन कंडीशन सेक्शन 99 में बताइए, इसके अलावा कोई भी, जिसमें से एक कंडीशन है पब्लिक सर्वेंट की, दूसरी कंडीशन है डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट की, और तीसरी कंडीशन जहां पे हमारे पास में सफिशिएंट टाइम था टू रिकर्स प्रोटेक्शन। इन तीन कंडीशंस के अलावा हम अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, हम किसी दूसरे की बॉडी और उसकी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं with all means. Further, extent to which the rights may be exercised. अब जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आप किस हद तक यूज कर सकते हैं, किस लेवल तक यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए बात इतनी सी है, जितना फोर्स सामने वाले ने आपके ऊपर किया है उसके इक्विवेलेंट फोर्स ही आप यूज कर सकते हैं। सामने वाला आपसे हाथों से लड़ रहा है तो आप डंडा नहीं उठा सकते, सामने वाला आपसे डंडे से लड़ रहा है तो आप तलवार नहीं उठा सकते, और सामने वाला अगर आपके सामने तलवार से लड़ रहा है तो आप उसके सामने बंदूक नहीं तान सकते। जितना फोर्स अपोजिट पार्टी ने आपके ऊपर यूज किया है उतना ही फोर्स आप उसके ऊपर यूज करेंगे, बिकॉज आपका जो पर्पस है वो अपनी सेफ्टी है, सामने वाले को हार्म करना नहीं। योर इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नॉट टू क्रिएट हार्म टू अदर पर्सन। However, the consequence will be obviously the harm to the other person. आप अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए हार्म तो उसको कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? The first object is to protect yourself, not to create harm to other. So the right of private defense in no case extends to the inflicting more harm than it is necessary to inflict for the purposes of defense. जितना हार्म यूज किया जाना चाहिए उससे ज्यादा हार्म अगर आप कर रहे हैं, इट मींस आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, फर्दर यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 स्टेट्स दैट अ पर्सन is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe section 26 of IPC has reason to believe that the person doing that the act is such public servant। अब देखिए यहाँ पे हमने सेक्शन 99 में इनिशियली क्या लिखा था कि जब पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, XYZ सारी चीजें, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये बात पता भी तो होनी चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है। सामने वाला पर्सन अगर सिविल ड्रेस में आया है, उसके ड्रेस के ऊपर कोई बैच नहीं लगाया है, वो अपनी आइडेंटिटी आपको नहीं बताता है, आपको ID कार्ड नहीं दिखाता है, तो फिर आपको कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि सामने जो पर्सन खड़ा है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो जब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, देन आप उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन by the direction of public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded। Again, जो पर्सन, कोई एक पर्सन आपके अगेंस्ट में कोई फोर्स का यूज कर रहा है और वो कह रहा है कि उसने आपको बताया नहीं दैट ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आपने उससे डिमांड किया कि आप मुझे दिखाइए आपके पास क्या अथॉरिटी है ये फोर्स मेरे अगेंस्ट में फोर्स यूज करने की, उसने आपको कोई राइटिंग में ऑर्डर नहीं दिखाया, उसने आपको ये बताया नहीं कि वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो ऐसे में भी आपके पास में प्राइवेट डिफेंस का पूरा राइट रहेगा। तो ये था सेक्शन 99। दोबारा से इसको आप पढ़िएगा बहुत ध्यान से, बिकॉज इसमें से इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर एन एक्सेप्शन टू द प्राइवेट डिफेंस, के कौन सी सिचुएशंस में हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सेक्शन 100, 101 एंड 102। सेक्शन 100, 101 एंड 102 ये तीनों डील करते हैं रिगार्डिंग द प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, और इसके बाद में सेक्शन 103, 104 एंड 105 वो तीनों डील करेंगे रिगार्डिंग द प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 100 से। सेक्शन ये बंच है, तीन सेक्शन का बंच है, 100, 101, 102। ये एक बंच हो गया जो कि बॉडी
के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस दे रहे हैं। 102, 103, 104, सॉरी 103, 104, 105 ये आपको दे रहे हैं प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। तीन तीन सेक्शंस का बंच है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 100 से। व्हेन द राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी कि आप अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए सामने वाले पर्सन की डेथ तक कॉज कर सकें, ऐसा प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास में कब होगा। सेक्शन 100 तो ये बताएगा। और सेक्शन 101 क्या कहेगा कि आप डेथ के अलावा कुछ और उसको हर्ट कॉज कर सकें, यानी कि ग्रीवियस हर्ट कर दें, उसको सिंपल हर्ट कर दें, आप उसको रेस्ट्रेंट कर लें, आप उसको किसी भी तरह से बंदी बना लें, वो सब हो सकेगा, लेकिन डेथ कॉज नहीं कर सकेंगे। 100 में तो आप डायरेक्टली सामने वाले पर्सन की डेथ तक कॉज कर सकते हैं, और 101 में बोल रहे हैं डेथ के अलावा दूसरा कोई हार्म कॉज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सामने वाले पर्सन की आप डेथ कब कॉज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 कंडीशंस। गॉट इट। एक बार रीड कर लेते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि सेक्शन 99 का जो एक्सेप्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उनके जो रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 99 के वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड ऑफ बॉडी कहां तक एक्सटेंड करेगा, टू द वॉलंटरी कॉजिंग डेथ, सामने वाले की वॉलंटरी डेथ तक कॉज करने तक प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो जाएगा। और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसके अगेंस्ट में, if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions herein enumerated, ऐसे offenses जो कि आगे 5 conditions को 1, 2, 3, 4, 5 करके बता रखे हैं, इन situations में आपके पास में राइट होगा कि आप सामने वाले पर्सन की डेथ तक कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सच एन असॉल्ट as may reasonably cause apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. फर्स्ट सिचुएशन कि ऐसा कोई हमला हुआ है आपके ऊपर जिससे आपको लग रहा है या तो हम सामने वाले को मार दें या फिर अल्टीमेटली हमारी जान जाएगी। पहली कंडीशन, यानी जहां आपको अपनी डेथ होने का एप्रीहेंशन है वहां आप सामने वाले की डेथ कर सकते हैं, असेलेंट की डेथ कर सकते हैं, हमलावर की डेथ कर सकते हैं। सेकेंडली, सच एन असॉल्ट as may reasonably cause the apprehension of grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, या फिर आपको ऐसा apprehension है, आपको ऐसी संभावना है कि डेथ तो नहीं होगी लेकिन डेफिनेटली ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब है हो सकता है मैं परमानेंटली कान से बहरा हो जाऊं, आंखों से अंधा हो जाऊं, मेरा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, किसी तरह का इस तरह का ग्रीवियस हर्ट हो सकती है बॉडी में। तो ऐसे में भी हम सामने वाले असेलेंट के ऊपर, हमलावर के ऊपर डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर सामने वाला पर्सन रेप कमिट कर रहा है तो आप उसका डेथ कॉज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फोर्थली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई भी पर्सन रेप जैसा ही कोई अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने का कोई एक्ट कर रहा है तो भी सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज की जा सकती है। एंड फिफ्थली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, सामने वाला पर्सन आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले पर्सन आपको बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में भी सामने वाले पर्सन की आप डेथ कॉज कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेक्शन ओके, सो ये 5 कंडीशंस हैं जब हम अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए सामने वाले का। फोर्थ पॉइंट आपको वापस देखिए, फोर्थ पॉइंट में ये आ रहा है रेप आप समझते ही हैं, जब किसी फीमेल के ऊपर किसी तरह का फिजिकल इंटरकोर्स करने के लिए अटेम्प्ट किया जाता है वो रेप में आ जाता है। अब मान लीजिए अगर किसी मेल के ऊपर कोई फिजिकल इंटरकोर्स करने का अटेम्प्ट किया जाता है या अदर कोई थिंग्स ऐसी आती हैं, वो अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने की में आ जाएगा। रेप सिर्फ फीमेल्स के अगेंस्ट में ही काउंट होता है, सिर्फ वर्ड रेप जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए काउंट होता है, लेकिन अदर देन फीमेल
के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है वो ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट में आ जाता है, वो है फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, क्या आप जानते हैं हम वर्ल्ड में ऑफेंसेस या फिर एक्शंस तो इतने तरह के होते हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते, इतने बुरी बुरी मेंटेलिटी रखने वाले लोग भी रहते हैं। खैर, दो और सिचुएशंस यहाँ पे आ रही हैं जहां पे हम अपनी बॉडी की प्राइवेट डिफेंस के लिए सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। सिक्स्थ सिचुएशन इज एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. पर्सन को कंफाइनमेंट में रखा जा रहा है और इस तरह से कंफाइनमेंट में रखा गया है कि उसे लगता है कि अब वो पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच भी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और पर्सन को उठा के कमरे में बंद कर दिया, या ये जो मूवीज में दिखाया जाता है ना कि पेरेंट्स ने अपनी बेटी को बंद कर दिया कमरे के अंदर के ठीक है तू भाग रही थी, हम तेरे को बंद कर देते हैं और अब तो हमारी मर्जी से ही तेरी शादी की जाएगी। यानी पब्लिक अथॉरिटीज को के पास हम अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे अपने हेल्प के लिए, क्योंकि अंदर कोई फोन वगैरह भी अवेलेबल नहीं है और हमें बंद कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में भी हम अपनी सेफ्टी के लिए डेथ कॉज कर सकते हैं। एंड सेवेंथली, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है क्योंकि एसिड अटैक्स जब बहुत ज्यादा बढ़ गए तब ये ऐड किया गया। तो सामने वाला पर्सन अगर हमारे ऊपर एसिड से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर हमें सिर्फ एप्रीहेंशन भी है कि ये एसिड से अटैक कर देगा, ऐसी सिचुएशन में भी हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये 7 सिचुएशंस हैं वेयर वी गेट द राइट टू कॉज डेथ ऑफ द असेलेंट, हमलावर की डेथ कॉज कर सकते हैं। सेक्शन 101 की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ इतना बताता है कि when such right extend to causing any other harm the death, यानी डेथ के अलावा अदर हार्म आप कर सकते हो, डेथ नहीं कर सकते। तो फिर ये आता है कि ऊपर जितनी भी 7 सिचुएशंस बताई ना, इनके अलावा जो भी कोई अदर एक्ट होगा तो उसमें आप डेथ कॉज करने के अलावा दूसरा एक्ट कर सकते हैं। इफ द ऑफेंस be not of any of the description enumerated in the last preceding section, the right of private defense of body does not extend to voluntary causing death or of the to the assailant, but does not extend under the restrictions of mentioned in section 99. यानी section 99 और section 100 इन दोनों के अलावा जो कंडीशंस बचती हैं उन कंडीशंस में आप डेथ के अलावा दूसरे एक्ट्स परफॉर्म कर सकेंगे। और सेक्शन 102 काफी अच्छा है, वो ये बताता है कि आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। ऐसा नहीं है कि आपका ना बस अभी बैठे हुए अभी से आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो गया। प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका कमेंस कब हो रहा है और ये कब तक कंटिन्यू करेगा। जब जैसे ही हमें कोई एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाता, कमेंस हो जाता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन जहां से कमेंस होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, वहां हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सामने वाले पर्सन ने जैसे हमें फोन कर दिया कि अभी मैं आ रहा हूँ वहां पे हमला करने के लिए, हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। या फिर सामने वाले ने हथियार उठा लिया हमारे सामने, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जब कभी भी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, खतरे की संभावना जैसे ही शुरू हो जाती है वैसे ही प्राइवेट डिफेंस भी स्टार्ट हो गया। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि एज लॉन्ग एज द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, जब तक वो डेंजर कंटिन्यू है, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, वो डेंजर की संभावना जब तक कंटिन्यू है तब तक ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू है, उसके बाद नहीं। सपोज एक पर्सन आया हाथ में तलवार लेके और आपके ऊपर उसने तलवार से हमला किया, आप उससे बचे और एकदम से आपने बंदूक उठा के उसके सामने तान दी। जैसे ही आपने बंदूक उठाई उसने तलवार फेंकी और वो भागा, आप भी उसके पीछे पीछे भाग के गए, 1 किलोमीटर तक पीछा किया और जाके उसको गोली मारी। तो क्या आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे उसने तलवार फेंक के भागा वो, आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट था वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू ओनली टिल द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूज। जैसे ही उसने तलवार फेंकी और वो भागा, आपको डेंजर खत्म हो गया, डेंजर खत्म हुआ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया। तो ये था सेक्शन 102। अब आता है सेक्शन 103, 4 एंड 5 का एक बंच, जो कि मैंने बताया सेक्शन 103, 104 एंड 105। ये बताते हैं क्या? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
हम अपनी प्रॉपर्टी के सेफगार्ड के लिए, प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कब कर सकते हैं? तो सेक्शन 103 बता रहा है प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन में आप कब सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी फिर से वही बात आ जाती है जहां पे हमें ये डिस्क्रिप्शंस जो दे रखे हैं, व्हेन यू कैन कॉज डेथ ऑफ द असेलेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो ये जो कंडीशंस हमें दे रखी है नीचे 1 2 3 4 5, इन्हीं कंडीशन में हम सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। यानी पहली, अगर रॉबरी, आपके घर में कोई रॉबरी करना चाह रहा है, या घर में नहीं अदर प्लेस पे भी अगर रॉबरी है, रॉबरी के कंडीशन में आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात में अगर कोई घर में सेंधमारी कर रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली, मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which building, tent और vessel is used as human dwelling। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा घर, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा टेंट, एक ऐसी जगह जो कि ह्यूमन बींग्स के रिहायशी रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, वहां पे लोग रह रहे थे और रिहायशी रूप से उस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा रहा था, और ऐसी बिल्डिंग को अगर आग लगाई जा रही है तो प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थली, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अगर होता है under such circumstances as may be reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। theft, mischief और house trespass में सामने वाले की डेथ कॉज करने का राइट सिर्फ तब मिलेगा जब थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के साथ साथ हमें डेथ का एप्रीहेंशन भी हो। रॉबरी में डेथ का एप्रीहेंशन होना जरूरी नहीं है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में डेथ का एप्रीहेंशन होना जरूरी नहीं है। अगर किसी घर में आग लगाई जा रही है, जिस घर में लोग रह रहे हैं, वहां पे ये वर्ड नहीं लिखा गया, लेकिन थेफ्ट की सिचुएशन में, मिसचीफ की सिचुएशन में और हाउस ट्रेसपास की सिचुएशन में अगर साथ में, इनके साथ में डेथ को या फिर ग्रीवियस हर्ट का होने का एप्रीहेंशन भी है, तब हमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हुई कंडीशंस 103 की। जो स्टेट अमेंडमेंट है कर्नाटका का वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आता है डायरेक्टली सेक्शन 104। 104 बताता है कि आप प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए डेथ के अलावा अदर हार्म कब कॉज कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सेक्शन 103 में जो जो कंडीशंस बताई हैं उनके अलावा जो भी अदर कोई सिचुएशंस होंगी, तो अदर सिचुएशन में हम डेथ कॉज नहीं कर सकते, बाकी फिर कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर थेफ्ट हो रहा है लेकिन थेफ्ट में हमें डेथ का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, डेथ का एप्रीहेंशन नहीं है, तो फिर हम सामने वाले पर्सन की थेफ्ट की कंडीशन में डेथ कॉज नहीं कर सकते, हाँ हम उसको हर्ट कॉज कर सकते हैं। सेक्शन 105 को अगर देखें तो सेक्शन 105 बताता है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी था, ये कब स्टार्ट होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइज हुआ, और डेंजर किसको? प्रॉपर्टी को। जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी अराइज हुआ, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी अराइज हो गया, और जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर एंड हुआ, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी एंड हो गया। आपके घर में एक पर्सन रात को सेंधमारी करता है, यानी हाउस ब्रेकिंग एट नाइट होता है, और आप उसकी तरफ जैसी बंदूक तानते हैं, वो पर्सन वहां से भाग निकलता है। जैसे ही उसने भागना शुरू किया, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। अब आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज नहीं कर सकते। इस पार्ट का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 106, जो कि नॉर्मली पूछा नहीं जाता है लेकिन इंपॉर्टेंटली है। ये क्या कह रहा है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में कब ऐसा कर सकते हैं कि किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म कॉज कर सके। सिचुएशन देख रहे हैं, नॉर्मली प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट में होता है? प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट में होता है जो हमलावर है, जो आपके ऊपर हमला कर रहा है, जो असेलेंट है, उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस होता है। लेकिन क्या आप प्राइवेट डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म कॉज कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए सेक्शन 106 अप्लाई होता है। सपोज कीजिए एक भीड़ है, 50-60 लोगों की भीड़ है जो आपके ऊपर हमला कर रही है, करने के लिए तैयार है।
और उस भीड़ के अंदर 4-5 छोटे बच्चे भी हैं, और ऑब्वियसली वो बच्चे तो भीड़ में हैं, लेकिन वो बच्चे आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। अब अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उस भीड़ के ऊपर आपको गोली चलानी पड़ेगी, और उस भीड़ में गोली जब चलाई जाएगी तो हो सकता है उसमें जो बच्चे हैं उनको भी हार्म कॉज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेक्शन 106 कहता है बिल्कुल मिलेगा। इसे मैं एक लास्ट इलस्ट्रेशन के थ्रू बताता हूँ और फिर उसके बाद हम अपनी आज की क्लास एंड करेंगे। ए अटैक्स बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए के ऊपर एक भीड़ ने हमला किया जो कि उसको जान से मारना चाहती है भीड़। He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob. वो प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकेगा बिना उस भीड़ के ऊपर गोली चलाए। एक ही उसके पास ऑप्शन है कि उस भीड़ के ऊपर उसे गोली चलानी पड़ेगी, वरना वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाएगा। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। और वो उन छोटे बच्चों को भी उस भीड़ से अलग नहीं कर सकता, उनके हार्म को वो नहीं बचा सकता जो कि उस भीड़ में मिले हुए हैं। A commits no offense if by so firing he harms any of the children. तो उस इनोसेंट बच्चों को भी अगर हार्म होता है तो ऐसे में भी ए के ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज नहीं लगेगा। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सभी प्रोविजन, सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे माइंड में। और कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट बचता है तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी कल की क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। So that's all for this class. I hope you all have enjoyed the class.